की अदम अदायगी के लिए वालिदैन पर जो डिफॉल्टर्स हैं के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी वज़ा करें। स्कूल अपना सेटअप बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि अक्सर वालिदैन जानबूझकर फीस की अदायगी में कोताही कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद हैं और वजूहात है ये वो कोरोना वायरस, जिसके बायस पूरी दुनिया इस वक्त उसकी लपेट में है। और पूरी दुनिया में सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ या जो बंद किए गए वो तालीमी इदारे ही थे। वो सिर्फ किसी एक मुल्क का मैं नाम नहीं लूँगी, यूरोपियन कंट्रीज़ हों या एशियाई जितनी भी कंट्रीज़ हों, वहाँ पर तमाम ही तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर हायर एजुकेशन भी। और इस वक्त भी सूरत हाल कम बेश यही है। बहरहाल जहाँ जहाँ लॉकडाउन को ईज किया जा रहा है वहाँ पर तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन तालीम के हुसूल के लिए जब हम देखते हैं, जो रेशो हम देखते हैं, लिटरेसी रेट जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी तशवीश है, जाहिर है। लेकिन लिटरेसी रेट्स के हट के अगर मैं बात करूँ कि इस सूरत हाल में इस वक्त आपके घर में बच्चे कर क्या रहे हैं, ज़ाहिर है वो सारा दिन फारिग हैं, तो स्कूल्स ने सोचा कि भाई अगर बच्चे फारिग हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। अब जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आई तो पेरेंट्स ने ये पूछा कि भाई ये कैसे मुमकिन होगा। फिर टेक्नोलॉजी उसमें इंडल्ज हुई, फिर वाईफाई सिस्टम और बाकी सारी चीज़ों का, जाहिर है फिर बहुत सारे लोगों ने शायद मोबाइल्स भी लिए जिनके पास नहीं थे। ये सारी सूरत हाल तो हमारे सामने रही। अब एक और मामला सामने आ गया कि वालिदैन ने कहा कि भाई हम स्कूल बंद हैं तो हम ऑनलाइन जब अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं तो हमसे उसकी भी फ़ी चार्ज की जा रही है, हम बच्चों की स्कूल फ़ी भी दे रहे हैं, स्कूल वैन की भी फ़ीस दे रहे हैं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले भी, वो ये कह रहे थे कि स्कूल्स खोले जाने चाहिए। अब किस तरह से खुलेंगे, शायद ये एक अहम सवाल है। दूसरी अहम तरीन बात कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना एग्जिस्ट करता है हमारे जैसे माशरे के अंदर, जहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से मुसलसल बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कैसे बच्चे घर में बैठकर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अवाम क्या राय दे रही है, अवाम, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से फेल ही है, क्योंकि ये सब सिर्फ सब्जेक्ट दे देते हैं, सबक दे देते हैं, अब पढ़ा हमें पड़ता है, सब कुछ हमें करना पड़ता है। हम ट्यूशन भेजते हैं, ट्यूशन वाली भाजी तो करा के भेज देती, फिर आधा काम जो रह जाता है वो हमें करवाना पड़ता है। और इनको ये कहते हैं कि हमें सेंड करो, सारा करा के सेंड करो, अब सेंड कर देते हैं। अब उसमें मसले मसाइल अलग, अब मैं घर पर हूँ ना हूँ, या मेरी वाइफ वो सेंड करे बोला हमें नहीं मिला, मैं सेंड करूँ तो हमें नहीं मिला, इसमें ही बड़े मसले मसाइल हुए। स्कूलें बंद थी तो फीसें तो उनकी वही ले रहे थे, ये इन्होंने 20% डिस्काउंट दे दिया तो फ़ीस तो हमें देनी पड़ी। फिर भी 20% से भी तकरीबन इतना ख़ास को फ़र्क नहीं पड़ा, इनको कम से कम 50% तो करना चाहिए। जो SOPs के तहत स्कूल खोलनी चाहिए, क्योंकि जो टाइमिंग यानी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं तो बच्चा उसमें उस तरीके से कवर नहीं कर पा रहा जो कि स्कूल में करता है। ज़ाहिर सी बात है, मोस्टली वो स्कूल में 5 आवर होता है और घर में या ट्यूशन में हम उसको भेजते हैं तो 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। और घर में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में चले गए हैं, उन्हें मोबाइल्स चाहिए, गेम्स चाहिए, स्टडी से थोड़ा दूर हट रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स SOPs के तहत खोलनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं ये, कि इसमें बच्चों की पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है। मतलब उनको व्हाट्सएप पे दे दिया जाता है, पढ़ाते हम लोग ही हैं इनको, और फिर इनको सब्जेक्ट सेंड करना होता है। इन्होंने अपनी एक टाइमिंग रखी हुई कि इस टाइम पे सेंड करें अपना। अब मैं 8 बजे घर पे हूँ, 9 बजे घर पे हूँ, या मैं किस टाइम पे घर पे हूँ नहीं हूँ, तो अगर ये इनको 5 बजे से पहले का काम इनको नहीं मिलता, व्हाट्सअप नहीं करते, तो ये उनकी एब्सेंट शो करते हैं, बोलते हैं कि आपके बच्चे की प्रेजेंट नहीं होगी। जब से कोरोना चालू हुआ है तब से स्कूल भी बंद है, तो हम लोग करें क्या। स्कूल की भी इतनी याद आती है, दोस्तों की भी आती रहती है। बस ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो और हम लोग स्कूल में जाएं। बच्चों की तालीम का तो देखें, इस वक्त जो भी मामला चल रहे हैं मेरे हिसाब से वो अगर ना हो तो भी बेहतर ही है, क्योंकि अब जिस तरह उन्होंने लास्ट ईयर प्रमोट कर दिया सारे बच्चों को विदाउट एनी एग्ज़ाम के, ठीक है ना, पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक तमाम बच्चों को उन्होंने प्रमोट कर दिया गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। अगर आइंदा जैसे हमारे सूबाई वज़ीर तालीम का बयान भी आया था कि अगर 5 साल भी बंद रखने पड़े तो बंद कर दें, कोई इशू नहीं है। सेहत सबसे पहले बुनियादी उसूल इंसान के लिए, ठीक है। अगर सेहत है, जैसे आम लफ्ज़ों में कहा कि जान है तो जहान है,
अगर आप इस हवाले को भी देखते हैं तो भी बेहतर तरीका ये है कि अगर स्कूलें बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस ना भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, सुकून है, माँ बाप को भी, उनके दूसरे मामला को भी सुकून है। स्कूल की जो भी मामलाते हैं वो अगर 1 साल रुक भी जाए तो कोई मेरे नज़र में बुराई नहीं है इसमें। नहीं, स्कूल तो हर सूरत में खुलने चाहिए, इसलिए कि ना बच्चों को पढ़ाई समझ में आती है, ऑनलाइन पढ़ाई, ना माँ बाप भी इतने परेशान हैं। इतनी स्कूलें पूरे 3-4 महीने हो गए, बच्चे सब परेशान हैं, सब मोबाइल, घरों में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई में भी कुछ समझ में भी नहीं आता। ना तालीम कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, ना कोई मजमून समझ में आता है, ना बच्चों को कोई पढ़ाई समझ में आती। तो मेरे ख्याल से तो स्कूल हर सूरत में, भले आप एक हफ्ते के 10-10 दिन के गैप से 10-10, 15-15 बच्चों को बुला के, अगर बोलते हैं ना कोरोना है तो 10-10 बच्चों को बुला के अलग अलग क्लास से ली जाए, दूर दूर बिठा के, ताकि पढ़ाई का तसलसल कायम रहे। इंटरेस्टिंग राय है और बड़ी 50-50 का रेशो मैं कह सकती हूँ इसको, यानी ख़वातीन जितनी हैं वो ये कह रही हैं कि स्कूल्स खुलने चाहिए, लेकिन हजरात कह रहे हैं जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके तहत जो एजुकेशन दी जा रही है वो हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है। अब इस दर्द सर का जवाब लेने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं तारिक शाह साहब, चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को समझना अपने आप में एक साइंस है, और अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, ये बात जानने के लिए हमने यहाँ ज़हमत दी है सैयद वजाहत अब्बास को। आप ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट हैं और लर्निंग पिच के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत कि आप तशरीफ लेकर आए। वाई स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिर है जब पेरेंट्स की बात हो रही है, मुश्किलात की बात हो रही है, तो अगर पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग ना हो तो फिर ये बात अधूरी रह जाएगी। वाई स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमूद रब जाफरी, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच हमूद कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। लेटर ऑन हम कोशिश करेंगे कि KPK और बलोचिस्तान से भी मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करें और पता करें कि किस तरह से सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज किया जा सकता है। तारिक, स्ट्रेट टू यू, आप जरा हमें ये बताइए कि तालीमी इदारे इस वक्त आर्जी तौर पर बंद है। मैं प्राइमरी की बिलखुसूस बात करें, फिर सेकेंडरी भी। इस वक्त क्या आप लोगों की डिमांड है, इधर यू पीपल आर विलिंग टू ओपन दीज स्कूल्स और नॉट, SOPs के थ्रू? क्या अभी तक डायलॉग हुआ है सिंध गवर्नमेंट के साथ आपका? जी देखिए, बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे आपने हमें बुलाया। मैं आपको बताऊं कि जब स्कूल्स बंद हुए थे तो ऑब्वियसली उस वक्त कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, तो हमने भी उस चीज़ को देखा। लेकिन जिस तरह से ग्रेजुअली चीज़ें खुलती चली गई, अब आप देखें सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या चंद शायद आप शादी हॉल ले लें तो वो बंद हैं, बाकी सारे मामला स्टार्ट हो चुके हैं। तो उस वक्त हमने गवर्नमेंट के साथ ये बैठ के बात की स्टेयरिंग कमेटी के अंदर कि देखें फर्स्ट फेज़ में आप स्कूल्स के एडमिन ऑफिस, एकेडमिक स्टाफ को बुलाने की इजाज़त नहीं, लेकिन फेजेस में जब हम स्कूल खोलेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि एक साथ तो बच्चों को ऑब्वियसली नहीं बुलाया जा सकता। क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कह दिया था कि पास कर दें, लेकिन पास करने का कोई फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया था। तो फॉर्मूला हर स्कूल को बनाना पड़ा, तो वो बनाकर पेरेंट्स को हैंड ओवर करना था। तो फर्स्ट फेज तो अलाउ कर लिया गया। तो अब जब ऑनलाइन एजुकेशन देखें ओवर द नाइट जो है ना शिफ्ट करना कन्वेंशनल मेथड से आप कह लें कि डिजिटल मेथड पे बहुत मुश्किल काम था। सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, स्कूल के लिए भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनको अपने टीचिंग स्टाफ को ट्रेन करना, फिर उनको समझाना कि ऑनलाइन पढ़ाना कैसे, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसमें जब हम डिजिटल आए तो स्कूल को जो समझ में आया हर स्कूल ने उस हिसाब से शिफ्ट होने की कोशिश की। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम भी सीख रहे हैं कि पेरेंट्स को क्या मुश्किलात हैं या क्या हिंड्रेंसेस आ रही हैं, तो उसको ओवरकम करने की स्कूल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो पेरेंट्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाए। ओके, यानी अभी तक इस पर हम आ गए हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू टू स्कूल्स, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं। लेकिन तारिक, ये मुझे बताएं कि क्या आपको स्टीयरिंग कमेटी के अंदर क्या चीज़ पता चली कि क्या जुलाई में, जो हमने सुन रखा है कि जुलाई के 5 तक शायद फैसला आ जाएगा, कल हम सुन रहे थे शफकत महमूद साहब को, उन्होंने कहा है कि 2 जुलाई को हम फैसला करेंगे विफाक की सतह पर, आप लोगों को क्या कहा गया है इस मामले पर? देखिए, स्टीयरिंग कमेटी जो सिंध लेवल की है वहाँ तो कोई भी डेट नहीं दी गई, ओपन एंडेड छोड़ा गया है। लेकिन जहाँ तक बात फेडरल की है तो 15 जुलाई अनाउंस किया गया। लेकिन येस, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर 2 जुलाई, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग कॉल की है उसके अंदर अगर कोई फेडरल से या एक हायर अथॉरिटी लेवल से कोई चीज़ डिज़ाइन होती है या प्लान होती है तो उस पर ऑब्वियसली किया जाएगा। लेकिन इसमें यह मैं कहूँगा कि SOPs के साथ जो है अगर कोई प्रॉपर SOPs बन सकते हैं तो एक मॉडल जो है ना एक किसी भी एक शहर को बना दिया जाए और वहाँ वो अगर मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी कुछ सीखने का मौका मिले कि अगर ये खुल सकते हैं तो वो फिर इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान में हो सकता है।
ओके, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं हमूद और अब जाफरी साहब को। हमूद साहब, कितना आप कन्विंस है इस बात से कि ऑनलाइन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च हुआ ज़ाहिर आफ्टर द कोरोना, ये कितना फ्रेंडली रहा है अभी तक पेरेंट्स के लिए? एब्सोल्युटली अनफ्रेंडली। सॉरी? एब्सोल्युटली अनफ्रेंडली रहा है। एब्सोल्युटली अनफ्रेंडली। ओके जी। अच्छा, आप इसकी तफसील में अगर मैं जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा तजुर्बा रहा है तमाम पेरेंट्स का, जो हमारे पास लोगों की राय आ रही है, लोग अपने तजुर्बे हमें बता रहे हैं, उसमें हो ये रहा है कि एक नहीं मुतअद्दिद मुश्किलात का उनको सामना है। ओके। सबसे पहले तो उनके पास गैजेट्स का इशू है। गैजेट, यस, मोबाइल फोन। ठीक है, एक घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट के सामने बैठाना ही सबसे बड़ा एक मसला है। फिर दूसरी बात ये है कि जो कन्वेंशनल तरीका होता है क्लास में जाके बच्चे सीखते हैं, वो तो उनको ज़ाहिर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बैठ के, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको इस तरह से बैठ करके सिखाना या बैठाए रखना ही बहुत बड़ा मसला है। थोड़ी देर में उनके कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। और तीसरा मसला ये है कि अगर आप जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो अब स्कूल और बच्चा वो दो लोग होते हैं जो इंटरेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर पेरेंट्स को भी उनके साथ बैठे रहना है, इन्वॉल्व रहना है। अब बेशुमार घरों में मर्द तो जाता ही बाहर करने के लिए, अक्सर घरों में खवातीन भी बाहर जाती हैं घर से काम करने के लिए। ऐसा ही है। तो वो अब काम करने के लिए जाएं या फिर बच्चों के साथ घर में बैठे और वो काम करती हैं, तो ये प्राइवेट स्कूलों की फीसें इन खानदानों की निकलती हैं। अब या तो वो इनको फीसें दे दें बाहर जाकर के, या घर बैठा कर उनको पढ़ाएं। फीस वाले इशू पे मैं आती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। उसके अलावा आपने जो इंट्रो में 1-2 बातें की और तारिक ने भी की, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहूँगा। आपने जो लोगों के इंटरव्यूज दिखाए और उससे आपने ये नतीजा अखज़ किया कि आपको 50% राय लगती है, 50% लोग चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएं और 50% लोग चाहते हैं कि ना खुलें। देखिए, असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किन लोगों से पूछ रहे हैं। आप अगर ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं जिनको कोरोना के नुकसानात का, कोरोना के खतरात का अंदाजा ही नहीं है, ठीक है, तो वो जरूर ये चाहेंगे कि मेरे बच्चे चले जाएं। लेकिन जिन लोगों को ये समझ है, जिन लोगों को ये अकल है, जो इस बात को मिथ नहीं समझते कि कोरोना कोई मिथ है, वो उसको हकीकत मानते हैं, वो उस दिन तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जिस दिन तक के उनके लिए मामला कोरोना के तसल्ली बख्श ना हो जाए। तसल्ली बख्श से मेरी मुराद ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और जो एंडोर्समेंट ना मिल जाए वहां से। ठीक है हमूद, मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, आपसे कंटिन्यू करते हैं। जरा वजाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर ले। वजाद साहब, गो के वक्त का मैं ब्रेक पे जाना है हमें, लेकिन मैं आपसे एक लाइनर लेना चाहती हूँ। क्या वाकई बहुत मुश्किल है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करना हमारे जैसे मुआशरे के लिए या हम जैसी ममालिक के लिए? देखें, मैं इसमें ये बात कहूँगा कि किसी भी क्राइसिस के अंदर, किसी भी चैलेंज के अंदर सबसे पहली चीज़ जो बड़ी चैलेंजिंग होती है वो ये होता है कि लोग डिनाइल में होते हैं। जब तक आप उस डिनाइल से बाहर नहीं निकलेंगे और आप जब तक इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसके सोल्यूशन पे नहीं आएंगे। माजरत के साथ अभी तक हमारी पूरी सोसाइटी इसी डिनाइल फेस में है और इसी से लड़ रही है कि हमें ये करना है, हमें स्कूल खोलने हैं, हमें ये सारा काम करना है। आज मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी जो विक्टोरिया मेलबर्न में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे माशरे जिन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, आज वहाँ फिर से स्कूल बंद हो गए। ऐसे ही है। तो ये सिचुएशन, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। पिछले 100 साल में ऐसी सिचुएशन माशरों ने फेस नहीं की। अच्छा, इस सिचुएशन को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हम ये मान लेंगे कि स्कूल खुलना बहुत मुश्किल है और ये तकरीबन नामुमकिन है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमें अब दूसरे मीडियम की तरफ जाना है। जब हम उस मीडियम पे जाएंगे तो फिर हम समझेंगे कि उसके अंदर एक मीडियम एसिंक्रोनस लर्निंग है, एक सिंक्रोनस है, क्या के इलेक्ट्रिक के साथ चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। हमें पहले तो डिनाइल फेज से निकलना होगा। वजाद, इसी डिनाइल फेज की बात जो कर रहे हैं आप, इससे निकलने के लिए हम क्या करेंगे? और फिर एजुकेशन सिस्टम जो है, जिस पर वैसे ही बहुत सारे सवालिया निशान है, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वहाँ पर बड़ी सूरत हाल हमें गंभीर दिखाई देती है। फिर GDP का कितना बड़ा फीसद हम इस सिस्टम पर लगाते हैं, यानी इस सेक्टर को स्ट्रेंथनाइज करते हैं। लेकिन इस सब से हटकर क्या
इस वक्त मौजूदा हालात में स्कूल्स को खुलना चाहिए या नहीं, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन वालिदैन इस सूरत हाल में किस तरह से नबरदाज़मा हो सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से हम इनबिल्ड कर सकते हैं अपनी चीज़ों के साथ, और फिर स्कूल जो है, जो स्कूल इंतजामिया है, वो किस हद तक पाबंद होनी चाहिए इस सिस्टम को चलाने के लिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर अभी भी हमने इस, जैसे अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे, यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे वजाहत, कि वो ये कह रहे थे कि अगर हम डिनाइल फेज से निकल आएँ तो शायद हमारे लिए आसानी हो जाएगी। काशिफ मिर्ज़ा सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से, हमें ऑनलाइन इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा काशिफ साहब से भी बात किए लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिनेरियो वो देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मैं समझ सकी हूँ गुफ्तगू में, शायद अभी पूरी तरह हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अब हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द आ गया है। काशिफ मिर्ज़ा साहब, क्या स्कूल्स आर्जी तौर पर जो बंद हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता किसी भी अंदाज से फेजेस वाइज खुलना चाहिए या नहीं? पहले जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। देखिए जी, 100% इसको खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और ACT ये वो एरियाज हैं जो कि दिसंबर से बंद हैं, जबकि जो सिंध है ये फेब से बंद और बाकी पाकिस्तान जो है वो मार्च से बंद है। तो आपको इन हालात के अंदर, जब आपको पता था कि नवंबर से एक पैंडेमिक है और पूरी दुनिया में इसका असर हुआ है, तो लाजमन गवर्नमेंट को उसके लिए इकदाम करने थे। और आप तो नहीं बंद रखेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए कुछ ना कुछ SOPs गवर्नमेंट को तैयार करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अप्रैल में ही जो है SOPs वो तैयार किए और तमाम अथॉरिटीज को, तमाम गवर्नर्स, CMs और एजुकेशन मिनिस्टर्स को फॉरवर्ड किए। अब आप अगर ऑनलाइन सिस्टम के सहारे अगर चलना चाहें, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान की 70% से बड़ी आबादी ऐसी जिसके पास जो है नेट फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और अब तो भी आपने गैलप सर्वे देखा है, 74% पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि तालीमी इदारों को खोला जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किए हैं कि वो और जो है प्रिवेंशन क्लासेस उसकी तरफ जाना चाहते हैं। इवन उन लेवल के ऊपर भी उनको जो है समझ नहीं आ रही है ऑनलाइन सिस्टम की, तो आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, उसमें तालीमी इदारों को ऑन बोर्ड करना चाहिए और SOPs के मुताबिक उसको खोलना चाहिए। इस वजह से क्योंकि जब आप बच्चों को इतने बड़े अरसे तक आउट ऑफ स्कूल रखेंगे, आउट ऑफ क्लास रखेंगे, और एक ऐसे कंट्री में जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल है, 5 करोड़ बच्चा है, जब आप पब्लिक प्राइवेट स्कूलों को बंद किया तो मजीद आउट ऑफ स्कूल हुआ, तो 7.5 करोड़ स्कूल बच्चों के साथ इस वक्त अनफॉर्चुनेट है कि हम दुनिया में नंबर 1 आउट ऑफ स्कूल बच्चों में, तो ये जुल्म है उन तमाम बच्चों के साथ। एब्सोल्युटली राइट। काशिफ, आप टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। ज़रा मैं दोबारा वजाहत आपकी तरफ आती हूँ, फिर दोनों शुरा से बात करेंगे, हमूद साहब से भी और तारिक से भी। इस वक्त जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, देखें उसके लिए आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी सबसे पहली चीज़ है। अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अभी जैसे इन्होंने बात की है, मिर्ज़ा साहब ने, काशिफ मिर्ज़ा ने, बहुत सारे शहरों में और सूबों में हमने एहतजाजी मुजाहरे देखे, स्टूडेंट्स ने किए हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से ही वो मुजाहरे हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन आप समझते हैं कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का होना यहाँ पर, जहाँ पर लोगों के पास शायद उस हद तक मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं हैं, फिर वो वाईफाई कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिजली का भी आपको यहाँ मामलात मालूम है, कितना आप इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, इस सेक्टर को स्ट्रेंथनाइज करना, या IT सेक्टर को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इस सारे मामले पर? देखें, हर क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस तरह से है, अभी काशिफ साहब ने बात की कि आउट ऑफ स्कूल की तादाद में अगर दुनिया की बात की जाए तो आपको शायद हैरानगी होगी कि पाकिस्तान का नंबर दूसरा है रेशो के एतबार से। पहले नंबर पे नाइजीरिया है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, जहाँ सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होते हैं। हमारे मुल्क में 100 बच्चों में से 4 बच्चे ग्रेजुएशन के लेवल पे पहुँच पाते हैं, यानी इतना बड़ा ड्रॉप आउट है। अब ये जो ड्रॉप आउट है, आप इसको कैसे पूरा करेंगे?
اس کے لیے اگر آپ انفراسٹرکچر لگانے چاہیں تو کیا سرکار اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے کہ اتنے اسکول اتنے کالجز ڈیولپ کرے؟ یہ بہت مشکل تھا. جب یہ کرائسس آئے تو ہمارے پاس یہ اپورچونٹی آئی کہ ہم آن لائن ایجوکیشن سے اور دوسرا پی ٹی وی کا ٹیلی اسکول جہاں اس کی مختلف اس کے چیلنجز تھے لیکن وہاں ایک اپورچونٹی تھی کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا میڈیا آیا کہ جو گھر گاؤں دیہات تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس کی ریچ بہت زیادہ اس کی ریچ بہت زیادہ تھی. اچھا آپ نے جو بات کی دیکھیں آن لائن ایجوکیشن میں کوئکلی بتاؤں اس کے دو میڈیمز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سنکرونس لرننگ, ایک ہوتا ہے اے سنکرونس لرننگ. سنکرونس لرننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ زوم ٹیمز وغیرہ پہ آن لائن استاد اور بچہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. جب یہاں پہ کرائسس آیا تو سارے اسکولس نے یہی کیا کہ وہ اے سنکرونس لرننگ پہ چلے گئے. لیکن دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی نہیں آ رہی, انٹرنیٹ نہیں ہے, ریلائبلٹی کا مسئلہ ہے, تو ٹیچر نے بات کرنی شروع کی اور وہ بات بچے تک نہیں پہنچ پائی, یا بچہ پیچھے سے پب جی کھیل رہا ہے فار ایگزامپل. تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل تھیں. اچھا اے سنکرونس لرننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں, لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور وہاں کانسیپٹ ہے اینی ویئر اینی ٹائم کا. آپ اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. بچہ صبح اگر اس کے یہاں لائٹ نہیں تھی تو اس نے شام میں لیکچر دیکھ لیا. تو اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کرتے, حکومت کرتی, تو یہ چیزیں ہوتی. ہم نے بحیثیت لرننگ پچ ہم نے اپنا فریضہ سمجھا کہ پاکستان کے اندر یہ سچویشن ہے. ہم نے اپنے انٹر اکیڈمی کے مائی انٹر اکیڈمی ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہم نے اس میں کریش کورس فری کر دیا اور ود ان 72 آورز 20,000 بچوں نے اس کو سائن اپ کیا اور اس سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. تو اگر ہم کچھ اس قسم کے ایسے سولوشن لے کے آئیں گے جو معاشرے کے طبقے کی چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ڈیولپ ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا لیوریج لے پائیں گے ہم اپنی اس سچویشن سے عوام کو نکالنے کا. طارق, ایک اور ایشو آ رہا ہے جو کہ بڑا سیریس کنسرن ہے. پیرنٹس نے مجھ سے کہا کہ اس کا آپ ضرور سوال کا جواب دیجیے گا کہ ظاہر نیا سیشن ہے, بچوں کے کورس بھی لینے ہیں اور اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اسکولز ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نیا کورس لے لیں, فلاں جگہ سے جا کر لے لیں. پھر اسکول فی کا ایشو پھر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ایک تو آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں, وہی جو بات ابھی وضاحت کہہ رہے کہ آپ کے لیکچر ریکارڈڈز ہیں کسی حد تک, وہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, انٹرسٹڈ ہے نہیں ہے, سو آن اینڈ آن. وہ کہہ رہے ہیں ہم پیسہ کس مد میں اسکولس کو دیں, کیوں چارج کر رہے ہیں پیسے اتنے؟ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے چارجز الگ آ رہے ہیں اور اسکول فی کے جو بھی ٹیوشن فی ہے اس کے چارجز الگ آ رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیں ایک تو چیز میں کلیئر کروں کہ اگر کوئی اسکول جو ہے وہ ادر چارجز, ٹیکنالوجی چارجز ایسے کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ غلط ہے. تو کیونکہ اسکولس کی جو فی ہے اس کے اندر رہتے کیونکہ ایک پینڈیمک ہے, ایک کرائسس آیا ہے, تو اس کے اندر اسکولس کو بھی جو ہے نا وہ پیرنٹس کا ساتھ دینا چاہیے. 20% جو ہم نے فی ریڈیوس کی, جو ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے, کچھ پیرنٹس نے جو ہے اس پہ تحفظات بھی دیے کہ 20% کیوں کم کیا, 50 کر دیتے. تو میں آپ کو بتاؤں اگر ہم شاید 50 کر دیتے تو لوگ کہتے 70 کیوں نہیں کیے, کیونکہ 20% دیکھیں یہ بھی بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو اسکول میں پیرنٹس کو دیا جا رہا ہے. اگر اسکولس کی کاسٹ کم ہو رہی ہو نا تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن دیکھیں رینٹ اسکول کا پورا جا رہا ہے, ٹیچرس کی سیلری پوری جا رہی ہیں, سارے اخراجات وہیں کے وہیں ہیں, جو تھوڑی بہت جو کاسٹ سیونگ ہو رہی ہے اس پہ 20% دیا گیا ہے. تو یہ تو بات طے ہے کہ دیکھیں فی 20% ریڈکشن کے ساتھ لینی ہے پیرنٹس کو, یعنی اسکول فی تو دینی ہی دینی ہے. ایگزیکٹلی, کہ دیکھیں کاسٹ وہی ہے نا. اب اگر پیرنٹ چاہ رہے ہیں کہ اسکول گورنمنٹ اسکول کی طرح تباہی ہو جائیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی, تو پھر آپ نہ دیں فیس اور پھر یہ بھی خدا نہ خاص سے تباہ ہو جائیں گے. پھر ایجوکیشن سیکٹر جو تھوڑا بہت اوپر آنا شروع ہوا تھا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیں وے آؤٹ ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں اس کے اندر. دیکھیں ایکسکیوزز اگر سب ڈھونڈیں گے نا تو کبھی بھی ہم وے آؤٹ نہیں نکال پائیں گے. ہمیں جیسے صحیح کہا انہوں نے, دیکھیں وجاہت صاحب نے, لیکن ریکارڈڈ لیکچرز اب اسکول اسی پہ شفٹ ہو رہے ہیں, ریکارڈڈ لیکچرز کی طرف آ رہے ہیں. طارق صاحب آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے لوگوں کا ایک مطلب یہ کنسرن تھا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اچھا طریقہ نکال لیا اسکول والوں نے کہ ایک لیکچر ریکارڈ کیا اور اس کو بتا دیا کہ 11 بجے ہم آپ کا بچے کو پڑھائیں گے, اور وہ ریکارڈڈ لیکچر ہے, اب بچہ سوال بھی نہیں کر سکتا نہ کچھ بتا سکتا, اور کہتے ہیں کہ HW بھی یہی ہے, CW بھی یہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا میں چاہ رہی ہوں اس کو تھوڑا کلیئر کریں طارق. دیکھیں بالکل, دیکھیں ٹیچرس دیکھیں ایفرٹ دے رہے ہیں نا, ٹیچرس پڑھا رہے ہیں جہاں, ہاں وہ والی بات ہے کہ 2-way کمیونیکیشن ریکارڈڈ لیکچر میں نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے آسان حل جو ڈھونڈنے کی ہم نے کوشش کی وہ یہ ہے کہ ہاٹ لائنز یا لینڈ لائن نمبر جو اسکول کے ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے جائیں, تاکہ اگر کسی بچوں کو پڑھتے ہوئے کوئی مشکلات آ رہی ہیں وہ اس وقت نوٹ ڈاؤن کرے اور ٹیچرس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کریں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ آن لائن سیشن
किया जाए ताकि अगर बच्चों को कोई क्वेरीज हैं वो टीचर से डायरेक्टली पूछ सके और वो ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड होकर बाद में अपलोड हो जाए ताकि किसी बच्चे के अगर सेम कंसर्न से तो वो तो उसी वक्त एड्रेस हो जाए। वरना देखें ये मामला बहुत लंबे चलने वाले हैं जो अभी नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और पेरेंट्स के एक दो यहाँ रिजर्वेशन थी कि हमें सारे एफर्ट देनी पड़ी है, तो देखिए एफर्ट तो पहले भी देनी थी। होमवर्क जब आपको घर में बैठ के कराना था तो वो तो उस वक्त भी कराना था, इस वक्त तो कम से कम देखिए आपकी बच्चों की सेफ्टी के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि घर बैठ के बच्चा पढ़ ले। और ऑनलाइन कराना स्कूल के लिए भी मुश्किल काम है, टेक्निकल हिचेस स्कूल के लिए भी आ रही हैं। एक एक लेक्चर दो दफा भी कभी कभी रिकॉर्ड करना पड़ता है, कभी रिकॉर्ड हुआ आवाज नहीं आई कोई हिच आ गई तो टीचर दोबारा बेचारा रिकॉर्ड कर रहा है। तो मेहनत देखिए हमारी भी बहुत हो रही है, लेकिन इसके अंदर मिलकर चलना होगा। ओके हमूद साहब, आप इस टेक को किस तरह लेते हैं? जैसे अभी काशिफ मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन जाहिर है एसओपीज पर भरपूर अमल दरामद होना चाहिए। फिर वो हिचस जो कि तारिक बता रहे हैं, जो हम लोग भी डे टू डे अफेयर्स में शायद फेस कर रहे होते हैं ऑनलाइन हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में स्कूल्स का खुलना अहम है या तालीम का जारी रखना अहम है? क्या चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए, एक आपका सवाल है और मैंने कई चीजें नोट की हैं। अब मुझे आप मुकम्मल टाइम दीजिएगा, मुझे सारी बातों के जवाब देने हैं। अच्छा, तो ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक से वापस आकर जवाब दे देंगे ताकि वो तसलसल रहे आपकी बात का। बिल्कुल, और फिर मुझे पूरा टाइम दीजिएगा। ओके, हमूद साहब को पूरा टाइम देंगे हम, बिल्कुल डन हो गया हमूद साहब, भी सही। बस सही। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हमूद और जाफरी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मुकम्मल टाइम दें ताकि एजुकेशन के हवाले से जो उनके कंसर्न है वो भी हम सारे सुन सकें। और इस वक्त जो सिस्टम पे, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर जो सवाल उठा रहे हैं पेरेंट्स, किस हद तक वो सवाल सही भी हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल और ताबनाक मुस्तकबिल और उस मुस्तकबिल के साथ जुड़ी हुई मईशत और उस मईशत के साथ यकीनन बच्चों की आगे की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमूद रब जाफरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, हमारे साथ वाया स्काइप मौजूद है। हमूद साहब, आप बात को कंटिन्यू कर लें, फिर मैं आगे सवाल आपसे करती हूँ। बहुत शुक्रिया सना। देखें, सबसे पहले बात एसओपीज की हो रही थी, तो हमारा कहना यह है कि जो जहाँ जहाँ एसओपीज के लागू करके और वहाँ पे कारोबार को या मुख्तलिफ ऑफिस में या जहाँ पर भी उसको लागू करने की कोशिश की गई है, वो उसमें से बेशतर इदारों को वापस बंद करना पड़ा है। और उसकी वजह यह है कि एसओपीज जो लागू किए गए थे उन पे उस तरह से अमल नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर तो बच्चे हैं छोटे, जिनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो इन चीज़ों को समझ लें। पेरेंट्स या टीचर जो हैं वो क्लास के अंदर तो हो सकते हैं या घर के अंदर तो हो सकते हैं, बच्चे वैन में जाएंगे, स्कूल के दरवाजे से एंटर होंगे, आपस में खेलेंगे, तो ये एसओपीज पे हम नहीं समझते कि बच्चों से अमल करवाया जा सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, तारिक ने बात की थी टीचर्स ट्रेनिंग की, कि पेंडेमिक जब शुरू हुआ तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है और उनकी ट्रेनिंग हो गई है। तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये फरवरी से लेके 3.5 महीने के अंदर इन टीचर्स को कहाँ भेजा गया इस पेंडेमिक के दौरान कि उनकी 3 महीने में ट्रेनिंग हो गई। फिर तीसरी बात हुई स्टीयरिंग कमेटी की। हमें बड़ा सख्त एहतजाज है हमारा इस हवाले से कि स्टीयरिंग कमेटी में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स, उनको आज तक बुलाया, उसमें जो कुछ भी फैसले हुए हैं वो सारे यकतरफा फैसले हुए हैं। फिर काशी साहब ने बात की है गैलप सर्वे की। गैलप एक जिम्मेदार इदारा है और उसकी बड़ी हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा हैरत अंगेज किस्म का जो उन्होंने पोल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, उसके बाद हमने गैलप से खुद तहकीक की इस हवाले से कि ये नताइज आपके पास, ये पोल के रिजल्ट्स आपके पास कैसे आए। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये पोल के रिजल्ट्स कैसे आए। उन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फोन से मालूम किया, और हम किसी एक पेरेंट को नहीं जानते जिसके पास फोन आया हो। 100 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फोन किया है। अगर आप इसके फिगर्स निकालें कोरोना के,
تو गिनती के जो शहरी इलाके हैं वहाँ के लोग इस बात को, जैसे बात हो रही डिनाइल फेज से निकलने की, अगर आप शहर के अंदर भी स्लम्स एरिया में जाएं और अर्बन रूरल एरियाज के अंदर, तो बिल्कुल भी आपको तमाम लोग डिनाइल फेज में ही नजर आएंगे। तो बमुश्किल 13-14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। अगर वो 100 जगह फोन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको 74 जगह से यही रिस्पॉन्स आना है कि वो भेजना चाहते हैं स्कूल को, क्योंकि उनको फिरोज कोरोना का अदराक ही नहीं कि कोरोना असल में है क्या। ठीक है। फिर उसके बाद बात की गई कि फंड अब हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वजाहत साहब ने बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना और उसके लिए इसके फंड कहाँ से लेकर के आएंगे। वजाहत साहब पहले तो आप ये मालूम कर लें कि हुकूमत के फंड होते कितने। मैं अगर सिर्फ सिंध की बात करूं तो 260 अरब रुपए का पिछले साल का बजट था। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बात करें उससे और उससे पूछें कि 260 अरब रुपए कितने काफी होते हैं पूरे सूबे का निजाम चलाने के लिए, पूरे सूबे के निजाम को बेहतर करने के लिए, बेहतरीन लेवल पे लाने के लिए काफी है। शर्त यह है कि उसका सही तरीके से वो इतलाक हो जाए, वो अपनी जगह पे वो पैसे लग जाएं, करप्शन ना हो। वो पैसे अगर लग जाए, फंड्स बहुत है, ना तो फंड्स का इशू है और ना ही कोई और मसला है, सिर्फ यहाँ पे नियतों का मसला है। ठीक है। अगली बात आपने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरी बात, अगली बात आपने की कि टेलीविजन के थ्रू का ये काम किया जा सकता है। मुझे ये बताएं पीटीवी का आपने कहा कि उसकी रेंज बहुत है और सना आपने भी उसमें हामी भरी के वो उसकी माइलेज बहुत है, मैंने कहा उसकी रीच ज्यादा है पाकिस्तान टेलीविजन की। एक मिनट 40 साल से तो मैं देख रहा हूं तकरीबन कि इकरा प्रोग्राम आता है पीटीवी के ऊपर। मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जिन्होंने 4 सूरतें उससे हिफ्ज कर ली हैं। बोलते हाथ आता है कितने डेफ एंड डम लोग हैं हमारे जिन्होंने उससे कुछ सीख लिया है। कोई अगर आपके पास ऐसी मिसाल है, बात सिर्फ इतनी है, वो मैं उन प्रोग्रामों की उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर ये समझा जाए कि उनसे लोग सीख लेते हैं, अफादियत उसकी नहीं है। मिसाल नहीं है ऐसी कि टीवी पे बैठ के और आप इतने काबिल हो जाएं या इतने समझबूझ आपको आ जाए कि आप उसके इम्तिहान पास कर लें, ये नामुमकिन है। मैंने आपको 2 प्रोग्रामों की मिसाल दे दी, इकरा की भी दे दी और बोलते हाथ की भी दे दी। ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एफर्ट्स, बात की गई, तारीख ने बात की कि एफर्ट्स पेरेंट्स को पहले भी एफर्ट्स करनी पड़ती थी, उनको होमवर्क पहले भी कराना पड़ता था। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि तारीख ये बात कर रहे हैं, क्या उनको ये फर्क समझ में नहीं आ रहा कि जो होमवर्क कराया जाता था और ऑनलाइन बैठा के साथ बैठ के उसी टाइम के ऊपर उसी दौरान उसी वक्त बैठ के काम कराना या उनको बच्चों को ऑनलाइन तालीम दिलवाना, क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें हैं? क्या कोई भी जी शऊर ये बात, दोनों बातों को एक जैसी बात कह सकता है? नामुमकिन है ये बात। ठीक है। अच्छा, अब हमूद साहब आपकी बात मुकम्मल होगी। आप मुझे जरा एक सी चीज का जवाब दें, क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को जारी रहना चाहिए या नहीं? इसको स्कूल्स को इसको रोक देना चाहिए फिलहाल, क्योंकि पेरेंट्स भी हैसल में जा रहे हैं, बच्चे भी सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे। यस और नो? देखिए, जिसका नतीजा नहीं निकल रहा उस काम का कोई फायदा नहीं। ओके, यानी इसका नतीजा नहीं निकल रहा। मुझे जरा काशिफ आप भी बताइएगा कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को रोक देना चाहिए क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? हमूद साहब ज़ाहिर है पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं इसका नतीजा ही नहीं है। आप क्या कहिएगा? मैं पहले हमूद भाई से इंतहाई अदब से एक चीज क्लियर कर दूं कि जो गैलप का सर्वे है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्वे है और उनका जो भी टूल यूज होता है, जो भी सैंपल यूज होता है वो बैलेंस्ड होता है। तो इस हवाले से तो एक बात बड़ी क्लियर है, मानते हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स में से उन्होंने ये कॉल करके चाहे लिया है, तो इसका मतलब है अगर 100 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जहाँ उनकी राय ली है तो वो राय भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी एक एलीट स्कूल के पेरेंट की राय अहमियत रखती है। तो 74% तो ये है। इसके अलावा भी 3-4 टीवी चैनल्स ने जो है अपने तौर के ऊपर भी ये सर्वे करवाए हैं और उन सब के जो है डाटा वो 50 और 60% अबव निकले हैं। तो एक बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए, इंटरनेशनली लेवल के ऊपर 207 ममालिक में से 102 ममालिक थे जिन्होंने अपने स्कूल तालीमी इदारे बंद किए। 105 जो ममालिक हैं वहाँ बंद नहीं हुए और उन 102 में से भी 40 कंट्रीज ने स्कूल खोले हैं और ये वो कंट्रीज हैं जिनको औलादें हमारी ही औलादों की तरह उनको भी बहुत अजीज हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो कमिटेड हैं, डिटरमेंड हैं और उन्होंने बाकायदा माफियां मांगी हैं। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी है, उसने किसी दूसरी बात पे मांग नहीं की, बल्कि सिर्फ ये कि बच्चों को तालीम से दूर रखा। आपके यूके, यूएसए, यूरोप, इवन आपके एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, जापान, इन सब ने स्कूल खोले हैं SOPs के तहत। अब आ जाए जो बात, एक बात मैं हमूद साहब की बात से एग्री करूंगा, इट्स अ फ्लॉप प्रोजेक्ट।
ये जो ड्रामा इन्होंने किया, जो तालीम घर वाला या ऑनलाइन, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे 70% आपकी जो आज भी आबादी के पास फैसिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सिर्फ रूरल एरिया की बात ना करें, आप देखें, आप सिंध में जाएं, आप बलोचिस्तान में जाएं, आप जनूबी पंजाब में जाएं, आप फरंग एरिया में जाएं, आप ये चीज मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट होता है ये ऑनलाइन, पूरी दुनिया में जहाँ पे हमारे से ज्यादा बहुत सारे डेवलप कंट्री जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी है, वहाँ पे भी कन्वेंशनल अदारे जो हैं पहली प्रायोरिटी होती है और सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप ऑनलाइन लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ। तो मैं बस, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमें इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को रोक देना चाहिए स्कूल्स को, क्योंकि उसका कोई आउटकम नहीं है एज पर द महमूद रब साहब? अमलन वो रुका ही हुआ है, ये तो बस एक तसल्ली दे रहे हैं। आपका भी वही जवाब है जो हमूद कह रहे हैं, तसल्ली देने के लिए कि हमने ऑनलाइन दिया और तालीम कर ओके। नाउ तारिक, व्हाट्स योर टेक? आप चाहते हैं कि स्कूल्स, क्योंकि हमूद साहब कह रहे हैं कि सीरियस चीज है, खुल गए तो भी मसला है, नहीं खुले तो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा हासिल उसूल कुछ नहीं है, क्या कीजिएगा आप लोग? देखें, अगर बहुत सारे पेरेंट्स को इश्यूज़ होते हैं तो आज बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भर चुके होते हैं। कुछ पेरेंट्स को इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि सॉल्व किए जा रहे हैं, और देखिए मैं ये समझता हूँ कि वे आउट निकालना ज़रूरी है और पेरेंट्स को इसमें साथ पूरा देना पड़ेगा। अब अगर कुछ पेरेंट तैयार नहीं है तो फिर वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाएँ कि अपने बच्चों को तालीम से वो दूर रखने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमूद साहब ने जो कहा स्टीयरिंग कमेटी के अंदर उनकी आवाज़ नहीं पहुँचती, तो मैं आपको बताऊँ वहाँ MNA MPS सेपरेटली 2 लेडीज़ वहाँ पर होती हैं जो कि पेरेंट की नुमाइंदगी, आवाम की नुमाइंदगी उस कमेटी में कर रही होती हैं। इनको भी आना चाहिए, गवर्नमेंट से राब्ता करें और ये भी आ सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक आध मेंबर अगर और आ जाए पेरेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए तो अच्छी बात है, उनकी आवाज वहां पहुंचेगी। आप फिर इस मामले में मेरा ख्याल है स्टीयरिंग कमेटी से राब्ता कर लीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि देखें, बात ऑनलाइन, हमूद भाई मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, हमूद भाई मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया था। तो दूसरी चीज़ ये देखें, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जहाँ तक बात है कि चैनल्स की या गवर्नमेंट की, तो देखें गवर्नमेंट तो जैसे फिजिकल एजुकेशन में फेल हो गई थी तो अब वो भी हमें ऑनलाइन एजुकेशन में भी फेल नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर टाइम टू टाइम डिफरेंट एफर्ट्स कर रहा है और काम करने की कोशिश कर रहा है कि तालीम किसी ना किसी तरह पहुंचा दें। ऑनलाइन अगर नहीं पहुंचा सकते तो मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्टडी पैक्स जो है ना, वो स्कूल जो छोटे स्कूल हैं जहां पेरेंट भी इतने वेल ऑफ नहीं होते जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, तो उनको स्टडी पैक्स दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा घर बैठ के कुछ पढ़ सके, ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। तो दूसरी चीज़ ये देखें, अगर स्कूल जो हैं ये एफर्ट कर रहे हैं और अगर पेरेंट्स उसमें करना चाहिए और पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है तारिक। 5 से 6 स्कूल रोजाना की बेसिस पे बंद हो रहे हैं जो रेंटल प्रेमिसेस पे हैं। स्कूल्स बंद हो रहे हैं? यस एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं 5 से 6 तो कंफर्म बंद हो रहे हैं और ये वो ज्यादातर स्कूल्स हैं जो रेंटल प्रेमिसेस पे हैं। गवर्नमेंट ने 20% रिडक्शन तो हमसे करवा लिया, ऑर्डिनेंस भी लिया है, उसको एक्ट भी पास करा लिया असेंबली में अब, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स को कोई सब्सिडरी, कोई ग्रांट, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, इवन रेंट में भी नहीं दिया गया। तो ये बेसिस पे देखें गवर्नमेंट कुछ तो स्कूल के साथ दे, ताकि स्कूल अगर कोई एफर्ट करना चाह रहा है या तो गवर्नमेंट ये सोच के बैठी है कि कोरोना के साथ साथ स्कूल्स भी खत्म हो जाए तो तालीमी बहरान जो आएगा वो शायद गवर्नमेंट के लिए भी संभालना मुश्किल होगा। मैं लास्टली वजाहत आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम इतने इंटरनेट फ्रेंडली या इतना डिजिटलाइज अभी तक नहीं हुए हैं बहुत सारे लोग, और फिर जैसे हम बार बार एक बात की तकरार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने % लोग तालीम याफ्ता है, शायद इस पर भी डिबेट होना बहुत जरूरी है। आप समझते हैं कि वक्त की जरूरत है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने आज नहीं अडॉप्ट किया तो फिर शायद आइंदा 10 सालों में भी हम बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटी है शायद वो डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है कि US, कनाडा वगैरह में प्रोसेसेस बहुत इस्टेब्लिश्ड बने हुए हैं, उनको अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि प्रोसेस एस्टेब्लिश नहीं थे, तो हमें अडॉप्ट करने में और नई चीज को करने में मसला नहीं होगा। अच्छा, दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि हाफ ऑफ द स्कूल किड्स में गो आउट ऑफ द स्कूल अनफॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगर हम इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ, आप मुझसे सवाल कर रही हैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में, मैं शफकत महमूद नहीं हूँ कि मैं पूरे वजीर तालीम के तौर पे पूरे मुल्क की बात कर सकूँ। मैं अपनी बात करूँगा और मैं हर एक आदमी से ये बात करूँगा कि एवरी पर्सन, इंडिविजुअल, स्कूल ओनर, टीचर, गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस। हम हर आदमी अपना पार्ट प्ले करेगा।
تو ڈیفینیٹلی یہی ایوولوشن ہوتا ہے, یہی ارتقا ہوتا ہے, قومیں اسی طرح بنتی ہیں اور ہمارے لیے یہی کرائسس ہمارے لیے اپورچونٹی بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سید وجاہت عباس صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لے کر آئے. طارق شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھی وقت نکالا. حمود عرب صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بھی وقت نکالا. کاشف مرزا صاحب آپ نے بھی وقت دیا, آپ کا بھی بے حد شکریہ. پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. یہ صرف مذاق کی بات نہیں ہے کہ بچے گھروں پر بیٹھے ہیں, اسکولز بند پڑے ہیں. کرونا وائرس ایک سنجیدہ نوعیت کی وبا ہے. اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. اگر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسکول کر لے تو یہ بھی ناممکن ہے. اگر اسکول والے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے تو یہ بھی ناممکن ہے. اور آج کے دور جو زندگی کے تقاضے ہیں, نئے تقاضے ہیں, آن لائن ایجوکیشن سسٹم اگر آپ کو آج سمجھ نہیں آ رہا تو شاید کل ضرور آ جائے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو تسلسل کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہوگی. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.